जीडीपी भी गिरती जा रही है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिसका असर पूरे राज्य के ऊपर भी पड़ता है। और इन सारे ग्रोथ स्टैग्नेशन के कारण पूरी ओवरऑल इकोनॉमी स्टैग्नेशन में चली गई है। मांग ठप हो गई, उत्पादन ठप हो गए, चीजों के मूल्य बढ़ने लग गए और बेरोजगारी भी हमारी बढ़ने लगती है। इसी कारण सरकार के गैर कर राजस्व की हालत की भी बहुत बुरी दशा है। और निवेश, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि आप LIC वगैरह से सेंटर अलग तरीके से कर सकती है, जैसे कि स्टेट नहीं कर सकते, उसमें भी ये कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। LIC और बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने शेयर खरीदे, तो ONGC ने HPCL में सरकार के शेयर खरीद लिए। एक जेब से दूसरी जेब में कोई प्रभावी बदलाव इससे तय नहीं है। और इस ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन को जो ये ट्रांसलेट हो रहा है, दिस इज ट्रांसलेटिंग इनटू जॉब लॉसेस। बेरोजगारी पिछले 45 इयर्स में सबसे हाई उसके आंकड़े आए हैं। स्टैग्नेंट वेजेस हो गई रूरल इंडिया के अंदर। कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी 40 वर्षों में, 4 डेकेड्स के अंदर 40 वर्षों में आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा गिरी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। मोदी काल में देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात है, उसकी गूंज संसद, राज्यसभा, लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी लगी है। उसकी गूंज उठने लगी है विधानसभा में भी। ये हैं दिव्या मदरेना जी, राजस्थान विधानसभा की दबंग विधायिका, जो देश की अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारों की हालत, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धोती चली गई। हमेशा ही अपने दबंग भाषणों के कारण चर्चा में रहने वाली दबंग विधायिका दिव्या मदरेना ने आज देश की जो हालत है, देश के चाहे किसान हो, बेरोजगार हो या महिलाएं हो, रसोई गैस सिलेंडर के दाम हो या फिर बढ़ते प्याज नींबू के दाम हो, हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। इनका भाषण एक बार आप जरूर सुने। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी तो इश्क के इंतहा और भी है। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो अभी अर्थव्यवस्था की हालत है, गिरती अर्थव्यवस्था, व्याप्त मंदी का माहौल है, अक्यूट इकोनॉमिक स्लो डाउन, और सेंटर इसके लिए कोई करेक्टिव मेजर्स भी नहीं ले। 4 ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: निवेश, निर्यात, उपभोग, सरकारी खर्च। निवेशकों में अनिश्चितता है, उपभोक्ताओं के अंदर असुरक्षा का माहौल है, निर्यात वृद्धि लगभग 0 हो गई है, मांग और उपभोग की स्थिति पिछले कुछ सालों में सबसे निचले स्तर पर चली गई, जीडीपी भी गिरती जा रही है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिसका असर पूरे राज्य के ऊपर भी पड़ता है। और इन सारे ग्रोथ स्टैग्नेशन के कारण पूरी ओवरऑल इकोनॉमी स्टैग्नेशन में चली गई है। मांग ठप हो गई, उत्पादन ठप हो गए, चीजों के मूल्य बढ़ने लग गए और बेरोजगारी भी हमारी बढ़ने लगती है। इसी कारण सरकार के गैर कर राजस्व की हालत की भी बहुत बुरी दशा है। और निवेश, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि आप LIC वगैरह से सेंटर अलग तरीके से कर सकती है, जैसे कि स्टेट नहीं कर सकते, उसमें भी ये कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। LIC और बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने शेयर खरीदे, तो ONGC ने HPCL में सरकार के शेयर खरीद लिए। एक जेब से दूसरी जेब में कोई प्रभावी बदलाव इससे तय नहीं है। और इस ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन को जो ये ट्रांसलेट हो रहा है, दिस इज ट्रांसलेटिंग इनटू जॉब लॉसेस। बेरोजगारी पिछले 45 इयर्स में सबसे हाई उसके आंकड़े आए हैं। स्टैग्नेंट वेजेस हो गई रूरल इंडिया के अंदर। कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी 40 वर्षों में, 4 डेकेड्स के अंदर 40 वर्षों में आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा गिरी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरी के साथ देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक लिवर्स, जितने भी 5 उसके कंपोनेंट है, उसके ऊपर आप बिल्कुल विफल हैं। और आपकी दमनकारी और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ये हो रहा है कि हमारी राज्य की GSDP गिरी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, विकास उन्मुख परियोजनाओं के कारण इकोनॉमी आगे नहीं जा रही और परिणाम स्वरूप रियल GDP आपकी गिर गई। जो यहाँ पे कहा नोटबंदी से बर्बादी पर बोलते नहीं, उस बर्बादी को यहाँ आंकड़े भी आईने दिखाते हैं जब आप कहते हैं कि 3000 कुछ की आपकी GSDP गिर गई। लैंडलेस लेबर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आपने कमर तोड़ दी और भारी मात्रा में कारोबार बंद हुए, इकोनॉमी पे असर पड़ा और राज्य की GSDP पे असर पड़ा। सेंटर की खुद की टैक्स रिसीट्स गिर गई। आप हमें कह रहे हो आपकी रिसीट्स लो क्यों आ रही है? कैसे बचोगे जब आपने GST, डिमोनेटाइजेशन, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन है, आपके सारे सेक्टर्स बीमार उस स्टेट के अंदर चले गए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ ठप है। तो जब पूरे सेंटर का कलेक्शन नहीं हो रहा तो राज्य उससे कैसे बचेगा? मुझे समझ में नहीं आता। GST को आपने बिना सोचे समझे लागू किया। छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज
सब इससे हैम्पर हुई और आप कहते हैं SGST तो स्टेट का है, इससे आप कैसे कर सकते हैं? कैसे देखते हैं आपका जब खाने का बिल आता है CGST आए और SGST साथ लग के आते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी ये कहने की कला मुझे भी सीखनी पड़ेगी, ये ब्रह्मास्त्र आपको मुझे भी सिखाना पड़ेगा। पावर जनरेशन 50% प्लांट लोड कैपेसिटी में चल रहे हैं, डिमांड खत्म हो गई। 70% इंडस्ट्री 70% इंस्टॉल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। SDSC कहां से आएगा? संदर्भ सहित आप मुझे व्याख्या करके बताइए कैसे होगा कलेक्शन, आप कैसे बढ़ा देंगे? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, मैं तो किसान वर्ग से आती हूँ, मेरी हस्ती का गौरव है, उगाते भी हैं, बेचते भी हैं और खाते भी हैं। इन्फ्लेशन रेट पे आपने 7.75 पहुंचा दिया और मजाक उड़ाते हैं आप गरीब स्तर का जो सॉल्व नहीं कर सकते। अब उन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम कंपनसेशन सेस फंड से ही देंगे और वो कलेक्शन अगर नहीं होंगे तो ठेंगा स्टेट को। जब सारे अर्थ पहले से तय हो तब सारे शब्द अपने अर्थ खो देते हैं और आप जानबूझकर आंख बंद कर लेते हैं। एक और सस्ता तेल लेकर आने के वादा करने वाली मोदी सरकार ने आज इस कदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं कि पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं, फल सब्जियों यहाँ तक नींबू के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी नींबू के दाम बढ़ जाते हैं और इस महंगाई में देश के कॉमन मैन का जो गुजारा है वो बेहद ही मुश्किल से होता है। ऐसे में देश की आखिर करे तो करे क्या? नौकरियां आपने ख़त्म कर दी, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, महंगाई आपने बढ़ा दी, फिर कहाँ है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए दिव्या मद्रेना ने विधानसभा में इतिहास रच दिया। आपके उनके भाषण के बारे में क्या विचार हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप उनकी बातों से सहमत हैं, अगर आप उनको लाइक करते हैं या फिर आपको उनकी स्पीच अच्छी लगती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा इनकी जो मोटिवेशन स्पीच हैं, पावरफुल वीडियोस हैं, आपके सामने हम लेकर आते रहें। बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।